देखिए आपका संज्ञान के बारे में बताया जा रहा था और इसमें आपका एक कंसेप्ट और बचा है, तब आपका बेयर एक्ट की बातें शुरू की जाए और आपका तमाम बातें छोटी छोटी एक दो दिन बताई गई। संज्ञान आपका कह सकते हैं कि संज्ञान के बारे में जो रूल है या संज्ञान के बारे में जो नियम दिया गया है वह 190 से लेकर 194 तक में दिया गया है। यानी कि जो आपका कॉग्निजेंस के बारे में रूल पढ़ना है, जनरल रूल पढ़ना है, वह 190 से लेकर और 194 तक है। इसके बाद संज्ञान लेने पर कुछ कंडीशन लगाई गई है, कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जिसे हम नीति परक सीमा कहते हैं या संज्ञान के अपवाद भी हम कह सकते हैं, या कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसे हो सकता है पूछ ले कि संज्ञान पर नीति परक सीमा कहाँ लगाई गई हैं। तो यह आपका 195 से लेकर 199 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मजिस्ट्रेट धारा 190 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपना नज़र दौड़ाना चाहिए 195 से लेकर 199 तक में। यदि मामला 195 से लेकर 199 तक की धाराओं में सेट हो जाता है तो 190 के तहत तभी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं जब इन धाराओं की कंडीशन फुलफिल हो, पूरी हो। अगर इन धाराओं की शर्तें पूरी नहीं होती तब आपका मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने की अधिकारिता नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर तीन बातें, और याद रखिए, भले अलग से लिख लीजिए। संज्ञान के बारे में जनरल रूल, आजकल यही सब अंदर से जाकर पूछा जा रहा है, तो 190 से लेकर 194। संज्ञान के बारे में कंडीशन या नीति परक सीमा पूछे तो 195 से लेकर 199 मारेंगे, और संज्ञान के बारे में समय परक सीमा यानी कि समय परक सीमा भी पूछे तो सीआरपीसी की धारा 468 मारेंगे। तो समय परक पूछे सीमा तो 468, नीति परक पूछे तो 195 से 199, और जनरल रूल कहाँ दिया गया है 190 से लेकर कहाँ तक 194। अब आइए शुरुआत किया जाए। आपका 190 देखा जाए, भाई आपका 190, तो पहला एक और आपका पॉइंट बना लिया जाए कि कहाँ, चलिए इसी में आपका ऐड हो जाएगा, पढ़ाते समय ही ऐड किया जाएगा। इधर बैठिए, इधर आके देखिए, जगह ना हो तो हाँ कुर्सी पर बैठिए आराम से। देखिए आपका 190 का थोड़ा हेडिंग देखिए, इसी में पढ़ाते समय और बातें बताई जाए, सामान्य बातें बहुत लंबा चल गई है। आपका अध्याय 14 कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो कैसी कार्यवाहियां? पुलिस कार्यवाही की न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक यानी कि अब हम कौन सी कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं, न्यायिक। तो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनका पालन करना शुरुआती दौर में ज़रूरी है जब जुडिशियल प्रोसीडिंग प्रारंभ होती है? उन शर्तों का उल्लेख 190 से लेकर 199 तक में किया गया है। तो पहली शर्त होती है अपराध का कॉग्निजेंस लेना, अपराध का संज्ञान लेना। तो आइए 190 शुरू किया जाए। मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। खंडशः इसमें पढ़िएगा, खंडशः आता है। देखिए क्या कहा गया है, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहले इस शब्द को देखिए, 190 वन हम शुरू कर रहे हैं, खंड वाइज पढ़िएगा।
इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि 190 में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान तो ले, लेकिन इस अध्याय में जो प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए ले। इसका मतलब ये हुआ कि जब भाई 190 के तहत मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो कम से कम पहली नज़र ये देख ले कि मामला 195 से लेकर 199 में तो नहीं आता। अगर आता है तो उस अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट तभी ले सकता है जब इन धाराओं की शर्तें क्या हो, फुलफिल हो। तो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए का मतलब यही हुआ कि जो नीतिपरक सीमा लगाई गई हैं उसका पालन करते हुए कि अपालन करते हुए पालन। कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब अगला क्वेश्चन ये आया कि सामान्यतः किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो आपका जवाब रहेगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब फिर इस शब्द पर थोड़ा गौर करिए। आपका संग भाई इस शब्द पर थोड़ा गौर करिए और अच्छे से देखिए शब्द सा। देखिए जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, इसका धारा 29 ये बताती हैं कि इसको यह सजा कितना दे सकता है, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कितना लगा सकता है, ये 10,000। ये तो कम से कम याद रखिए। लेकिन जहाँ तक कॉग्निजेंस की बात है, यह किसी भी अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम है। अर्थात इसका मतलब कि अगर किसी अभियुक्त पर 302 का इल्ज़ाम लगा है तो ऐसी दशा में इस अपराध का कॉग्निजेंस कौन करेगा, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। आपका फिर एक बार याद रखिए, संज्ञान का अर्थ अलग होता है, विचारण का अर्थ अलग होता है। संज्ञान का मतलब हुआ उस अपराध से अवगत होना, और विचारण का मतलब ये हुआ कि उस अपराध में क्या वह न्यायालय सजा देने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो आपको फिर दिमाग लगाना है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तो केवल 3 वर्ष का दंड दे सकता है, लेकिन 302 आईपीसी का संज्ञान लिया है और 302 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दंड की क्षमता देने की नहीं है, तब भी क्या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, तो आपका जवाब रहेगा संज्ञान अलग, विचारण अलग। भले उस मामले में सजा देने की क्षमता न हो, लेकिन अमूमन किसी भी मामले में कॉग्निजेंस लेने का अधिकार किसको दिया गया है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब फिर आपका पूछ ले कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान तो ले लिया, मामला हत्या का था, यह 3 साल ही दंड दे सकता है और हत्या के मामले का विचारण कोर्ट ऑफ सेशन करता है। तो पावर है आपका एक धारा आगे बताई जाएगी 209 कि संज्ञान लेने के बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त और मामले को सुपुर्द कर दे, कमिट कर दे, उपार्पण कर दे और किसको भेज दे, कोर्ट ऑफ सेशन को। तो क्या पहली ही बार में सत्र न्यायालय में मामला चला गया कि पहली बार आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ गया, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो 209 बताया जाएगा। अगर पहले संज्ञान देखिए तो सामान्यतः संज्ञान लेने का कार्य किसका है, पूछ ले, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है, भले उस मामले में उसे सजा देने की क्षमता प्राप्त न हो। अगला देखिए, और उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई
द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। तो कर सकता है मतलब विवेक है कि बाध्यकारी है, विवेक है। और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्यतः किसी अपराध का संज्ञान करता है कि नहीं, नहीं करता। ये कब करेगा, जब उपधारा 2 के तहत ये क्या हो, सशक्त किया गया हो। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि अब तुरंत उपधारा 2 पढ़ लेना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। अब देखिए इंटरव्यू और तमाम क्वेश्चन यहाँ अप्लाई होंगे। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किन अपराधों का भी माने संज्ञान कर सकता है, सभी अपराधों का कर सकता है, भले ही उसे उस मामले में विचारण करने की अधिकारिता न हो। अगर अधिकारिता नहीं है तो संज्ञान लेने के बाद यह कोर्ट ऑफ सेशन को, सत्र न्यायालय को मामला क्या कर देगा, 209 के तहत हैंड ओवर। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पर महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है यह एक तो सामान्यतः संज्ञान नहीं ले सकता। पहला नियम, क्या जनरली इसे कॉग्निजेंस लेने का हक है कि नहीं, नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा अथराइज करने पर ही ये संज्ञान अपराध का ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय। तो कौन अथराइज इसको कर सकता है, सीजीएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन भी अच्छा बनता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस मामले में संज्ञान लेने के लिए सशक्त किया जा सकता है, तो सभी मामलों का नहीं। याद रखिएगा, ये किन मामलों का संज्ञान लेने के लिए इसे अथराइज किया जा सकता है, जिन मामलों की जांच और विचारण करने की अधिकारिता द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या हो, प्राप्त। फिर एक बार दोनों में अंतर समझिए भाई, कठिन काम है आपका 190, उसके बाद आसान धाराएं आएंगी। 190 पर ही डिटेल में पढ़ाइए तो कम से कम 2 लेक्चर लगता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में उसे विचारण की अधिकारिता हो या न हो, अमूमन सभी अपराधों का संज्ञान लेने के लिए वह क्या है, सशक्त है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सामान्यतः किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कब लेगा संज्ञान, जब किसके द्वारा अथराइज किया गया हो, सीजीएम। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किन अपराधों के संज्ञान के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है, तो जिन अपराधों की जांच और विचारण करने की वह क्या रखता है, क्षमता, सभी अपराधों के लिए नहीं। अब जैसे ही सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, 3 धाराएं कवर करनी है। मैं एक दिन लिखवाया भी था, फिर मैं बता रहा हूँ, एक साथ पूछी जाती हैं और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक धारा 167 देखेंगे, एक धारा 190 देखेंगे और एक धारा 260। 3 धाराएं मैं बताया भी था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, फिर तिबारा भी बताया जाएगा जब जब ये सेक्शन आएंगे। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में तो भेज सकता है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में भेजने की क्षमता नहीं रखता। फिर एक बार समझिए, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को
जुडिशियल कस्टडी में भेजने का अधिकार रखता है, लेकिन किस कस्टडी में भेजने का उसे हक नहीं है, तो पुलिस कस्टडी। तो आपका ये पूछा जाता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीजिए तो मोबाइल। देखिए आपका फिर एक बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, निश्चित तौर पे बनता है, और 90% लोग गलत करके आते हैं। प्रयास ये करिए कि जहाँ से आम आदमी गलती करता है वो गलतियाँ न हो। अगर आप चाहते हैं कि एमपी डीपीओ जेएपीओ तमाम अभी आगे परीक्षाएं आएंगी, और जितना गहराई में बताया जा रहा है, अब समय भी मिल गया है गहराई में बताने का। एक एक छोटे छोटी बातें बताई जा रही हैं, प्रयास करिए कवर करने का, और ये सब किताब में नहीं कोरिलेट होके मिलेगा। तो फिर आपका एक जगह अब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में कब भेजेगा? जब द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके लिए अथराइज हो। और किसके द्वारा अथराइज हो? हाई कोर्ट द्वारा। 167 में किसके लिए अथराइज हो? किसके द्वारा? हाई कोर्ट। 190 में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है जब किसके द्वारा अथराइज हो? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। और 260 में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग भी। हाँ, नहीं, दोनों काम करेगा। 260 में भी है आपका, उसमें भी है। 261 में अथराइज किया जाता है, दोनों काम करेगा। 260 261 एक ही साथ पढ़ा जाता है। 260 और 261 में आपका, क्योंकि दोनों को रिलेट करके ही पढ़ना रहता है, कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका प्रथम वर्ग, दोनों को साथ लेकर बताया जा रहा है। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दोनों मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण तभी कर सकते हैं जब ये उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए अथराइज हो। मैं दोनों बता रहा हूँ, फिर याद रखिएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नहीं कर सकता। ये कब करेंगे? जब किसके द्वारा अथराइज हो? हाई कोर्ट द्वारा। तो एक जगह आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथराइज, और दो जगह हाई कोर्ट द्वारा। आपका दोनों धाराओं को साथ लेकर मैं बता रहा हूँ, अलग किया जाएगा बाद में। अब अगला शब्द देखिए, तो आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पर हुआ। अब निम्नलिखित दशाओं में संज्ञान माने कर सकता है अपराध का संज्ञान। तो संज्ञान अपराध का किया जाता है कि अपराधी का? अपराध का। अब कितनी दशाएं हैं तो आपको तोड़ना पड़ेगा। खंड वाइज शुरू किया जाए भाई, क्योंकि आगे जाकर खंड वाइज अंतर आएगा। तो 190 वन में 3 खंड बना लिया जाए। एक क्लाज 1, दूसरा क्लाज बी, और तीसरा क्लाज क्या है? सी। खंड वाइज पढ़िएगा, क्योंकि आगे चलकर खंड वाइज काम करेगा। खंड ए में दिया गया है कि अगर कंप्लेंट या परिवाद किया गया है और परिवाद पर अपराध बनता है। खंड बी में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट भेजी है और पुलिस रिपोर्ट पर अपराध बनता हो। और खंड सी में है सुमोटो से या किसी के कंप्लेन या शिकायत पर। तो पहले आपका धाराओं का क्रम तोड़ा जाए कि जब आप ए पढ़ेंगे
तो कौन कौन सी धाराएं कवर करेंगे, पहले धाराओं को तोड़ लिया जाए। जब आप ए पढ़िएगा तो एक तो सीआरपीसी की धारा 2D पढ़ना पड़ेगा। कौन सी धारा? 2D। फिर आपका परिवाद पर संज्ञान के लिए 200 से लेकर आपका 203 पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका पूछा जाता है 156/202 हमें पढ़ना है, यानी कि इसी में आपका एक और धारा 156 का क्लाज 3 कौन सी धारा पढ़नी है? 202। ये अगर पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान पढ़िएगा तो 2R से उठाइएगा, फिर 173 किससे? 2 से, और सुमोटो से उठाइएगा तो एक धारा कम से कम कौन पढ़िएगा? 191। फिर एक बार बंटवारा कर लीजिए। अगर परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर किसी मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है और वह सद्भावना पूर्वक यह विश्वास कर रहा था कि इस मामले में मेरी अधिकारिता है, और बाद में पता लगता है कि इस मामले में उसे जुरिडिक्शन नहीं था, तो ये संज्ञान वैध होगा। यानी कि अधिकारिता के अभाव के बावजूद भी संज्ञान क्या होगा? सही माना जाएगा। कौन कौन संज्ञान? या तो किस पर लिया गया हो? परिवाद पर, या किस पर लिया गया हो? पुलिस रिपोर्ट। तो एक एक करके निपटा जाए भाई। आपका पुलिस रिपोर्ट ही पहले पढ़ा जाए, उसके बाद परिवाद, क्योंकि लंबा चल जाएगा परिवाद। तो पहले आपका हम बता रहे हैं 190(1)B बता रहे हैं भाई। देखिए आपका पहले यहीं बताया जाए, तब आपका कल हल्का सा उसको एक लाइन और 2-4 शब्द देखने हैं। तो पहले देखिए, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर, ऐसे तथ्यों के बारे में, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस ने जो पुलिस रिपोर्ट भेजी है उससे अपराध बनता है, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, अपराध का संज्ञान ले सकता है, अपराध से अवगत हो सकता है। तो अब पुलिस रिपोर्ट आपका डिटेल में हम देखते हैं, और यहीं से शुरुआत कर लीजिएगा। पुलिस रिपोर्ट आपका किस धारा के तहत परिभाषित है? सीआरपीसी में 2R। पुलिस रिपोर्ट किसे कहा जाएगा? बताया गया है। जो 173 के किस क्लाज के तहत भेजी जाए? 2 के तहत। पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक, साक्ष्य का क्या होना? अपर्याप्त होना। और दूसरा, साक्ष्य का क्या होना? पर्याप्त। साक्ष्य अपर्याप्त हैं तो पुलिस क्या करेगी? 169। और पर्याप्त हैं तो पुलिस क्या करेगी? 170। अगर साक्ष्य अपर्याप्त हैं, इसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट, या एफआर, या अंतिम रिपोर्ट, या फाइनल रिपोर्ट, या मामले की बंद करने की रिपोर्ट। अगर पुलिस ने भेजा है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, यानी कि चार्जशीट पुलिस ने भेज दिया, चालान शीट भेज दिया, ये रिपोर्टें भेजी किस सेक्शन के तहत जाती हैं? 173 के किस में? 2 में। अब यही आपको दोनों में देखना है। अगर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट में ये लिखकर भेजा है कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाया गया, यानी कि आपका अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भेजी है, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या विकल्प हैं? तो विकल्प को देखिए। पहला विकल्प मजिस्ट्रेट के पास ये है कि मजिस्ट्रेट सीडी का अध्ययन करे, दस्तावेजों का करे, इसके बाद आपका कागज पत्तर देखे, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि साक्ष्य तो पर्याप्त हैं और पुलिस ने निष्कर्ष निकालने में ही क्या की है? गलती, तो भले पुलिस ने ये लिखा हो कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, तो क्या एफआर
पर संज्ञान ले सकता है कि नहीं मजिस्ट्रेट? ले सकता है, क्योंकि संज्ञान चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट पर नहीं लिया जाता। ये किस पर लेने की बात खंड बी में की गई है? क्या चार्जशीट की अंतिम रिपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट? तो संज्ञान किस पर लिया जाता है? तो फिर एक बार इसको देखिए। अगर पुलिस ने ये लिख कर भेजा है कि साक्ष्य आपका अपर्याप्त है और मजिस्ट्रेट ने ये देखा कि पुलिस ने निष्कर्ष ही गलत निकाला है और साक्ष्य तो पर्याप्त हैं, तो क्या मजिस्ट्रेट उस अपराध का 190(1)(b के तहत काग्निजेंस ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। सबसे उत्तम उदाहरण आरुषि मर्डर केस या तलवार दंपत का रहा है, जो काफ़ी आपका प्रसिद्ध केस रहा। उसमें सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के समक्ष ये रिपोर्ट भेजी कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला। मजिस्ट्रेट ने पूरा देखा साक्ष्य और कहा कि सीबीआई ने निष्कर्ष ही गलत निकाला है। साक्ष्य तो दिख रहा है और आपकी नज़र में साक्ष्य नहीं दिख रहा था, अतः मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और कार्यवाही आगे बढ़ाई। तो फिर एक बार याद रखिए। अब पुलिस रिपोर्ट पर आइए, मैंने आपका चार्जशीट। अगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी है और उसमें लिख कर भेजा है कि हजूर अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो क्या मजिस्ट्रेट इस पर संज्ञान लेने के लिए बाध्य हैं कि विवेकाधिकार है? विवेकाधिकार है, बाध्य नहीं है। अगर पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, मजिस्ट्रेट कागज पत्तर और साक्ष्य का अवलोकन किया, मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पुलिस ने लिखा कुछ और है, निष्कर्ष कुछ और निकाला, यानी कि अंदर कुछ और है, ऊपर कुछ और है। अंदर साक्ष्य का अभाव है कागज पत्रों में, और लास्ट लाइन लिख दिया कि साक्ष्य क्या है? पर्याप्त। तो क्या मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट मने चालान शीट या आरोप पत्र पुलिस ने भेजा है या चार्जशीट भेजी है, तो चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए बाउंड नहीं है। और चार्जशीट पर भी संज्ञान लेने से क्या कर सकता है? इनकार। लेकिन किसको लगता है कि साक्ष्य नहीं है? मजिस्ट्रेट को। और वैसे अमूमन इनकार नहीं करते, बहुत रेयर केस में ही इनकार करते हैं, क्योंकि कौन ताम झाम पाले। पुलिस ने लिख कर भेज दिया तो अपना दिमाग मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? कम लगाते हैं। वैसे लगाना चाहिए। आपका पुलिस द्वारा लिखा पढ़ी पर उतना विश्वास न करके थोड़ा अपना भी दिमाग क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। तो बताइए संज्ञान किस पर लिया जा सकता है? साक्ष्य के अपर्याप्त होने की, पर्याप्त होने की, दोनों पर। दोनों पर। तो संज्ञान किस पर लिया जाता है? पर्याप्त की अपर्याप्त की पुलिस रिपोर्ट पर। और ये दोनों किसके रूप हैं? पुलिस रिपोर्ट। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि संज्ञान आपका पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया, एफआर और चार्जशीट पर नहीं। ये तो पुलिस रिपोर्ट के क्या है? प्रकार। अगला ये परिवाद देखा जाए। परिवाद ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी में थोड़ा समय लगता है। देखिए आपका जहाँ तक परिवाद या कंप्लेंट शब्द की बात है, पहले एक लाइन जो बेयर एक्ट की भाषा है वह बता दिया जाए और तब परिवाद को डिटेल में हम बताते हैं। कई धाराएं जोड़नी भी हैं। देखिए, उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट या परिवाद किया गया था और परिवाद पर अपराध बनता है, यानी कि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त साक्ष्य क्या हुआ? दिखाई दिया, तो वह परिवाद पर संज्ञान ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। अब परिवाद होता क्या है, ये कैसे इस पर कार्यवाही की जाती है, तो फिर एक बार समझिए। पहले धाराओं का क्रम देखिए।
2D में परिवाद पर पहले कंसेप्ट बनाइए भाई। अगर परिवाद किया गया है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, तो मजिस्ट्रेट के पास आपका दो विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प ये है कि वह 156(3) के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आपका अन्वेषण करे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प हैं, अच्छे से याद रखिए, यही सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन चल रहा है। पहला विकल्प ये है कि वह परिवाद पर कार्यवाही आगे न बढ़ाए और धारा 156 के क्लाज 3 के तहत पुलिस को आदेशित करे कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करके अन्वेषण करे। तो अगर मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर 156(3) का आदेश दे रखा है तो अभी संज्ञान नहीं लिया, तो संज्ञान नहीं लिया तो पुलिस अन्वेषण करेगी। अन्वेषण के बाद 173(2) के तहत क्या भेजेगी, रिपोर्ट, और तब संज्ञान लिया जाए या न लिया जाए। मजिस्ट्रेट के पास एक और विकल्प है कि अगर परिवाद किया गया है तो पुलिस को अन्वेषण का आदेश न दे और कहां से कहां तक की कार्यवाही प्रारंभ कर दे, 200 से लेकर कहां तक, 203। तो जैसे ही 200 की कार्यवाही मजिस्ट्रेट प्रारंभ करता है, इसका मतलब कि न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ, संज्ञान ले लिया गया। तो 200 की कार्यवाही प्रारंभ का मतलब ये हुआ कि संज्ञान लेकर आगे कार्यवाही क्या की गई, बढ़ा दी गई। तो दो विकल्प हैं। अब परिवाद की पहले परिभाषा देखी जाती है। परिवाद कौन कर सकता है? क्या पुलिस भी परिवाद कर सकती है? क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी कि नहीं? परिवादी की परीक्षा। तो एक क्रम बनाइए दिमाग में। तो परिवाद की परिभाषा 2D में दी गई है, ये याद रखना है। जब परिवाद पर आगे कार्यवाही मजिस्ट्रेट करता है तो धारा 200 में परिवादी और उसके गवाहों की परीक्षा कर सकेगा। इसके बाद अधिकारिता नहीं है तो 201 में परिवाद को वापस कर देगा और कहेगा कि आप अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास जाइए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और इस मामले में जांच की जानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो 202 में या तो वह और जांच करे स्वयं या पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। तो फिर आपका बनता है कि एक तो 156(3) के तहत भी अन्वेषण का आदेश है और एक किसमें है, 202। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर आप एक लाइन बताइएगा। 156(3) के तहत दिया है तो अभी संज्ञान नहीं लिया था, और 202 के तहत दिया तो 200 में संज्ञान लेकर कार्यवाही को क्या बढ़ा चुका है, आगे। तो ये आपका जांच का भाग होता है, संज्ञान के बाद दिया जाता है। अब आइए, अगर परिवाद में दम नहीं था, कोई आधार ही नहीं है, तो 203 के तहत परिवाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज। परिवाद किस धारा में खारिज? अब यहाँ इंटरव्यू और क्वेश्चन बनता है कि जब एक बार कंप्लेंट डिसमिस हो गया तो कब उसी मामले को लेकर नया परिवाद दायर किया जा सकता है, या क्या उपाय है? वह उपाय 203 में हम बताएंगे। सामान्यतः नया परिवाद नहीं, लेकिन कुछ दशाओं में उसी मामले को लेकर नया परिवाद दायर कर सकते हैं। वे मामले कौन हैं, आपको डिटेल में हम बताएंगे। पिछली बार कई लोगों से ये क्वेश्चन यूपीएपीओ इंटरव्यू में पूछा गया था। अब आगे इसमें बढ़ लिया जाए हल्का सा। अगर मजिस्ट्रेट को लग गया परिवाद पर कि साक्ष्य हैं, तो अब अभियुक्त को तलब किया जाएगा
अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी होगी तो अगला चैप्टर आ जाएगा और आदेशिका अध्याय 16 आ जाएगा तो अभियुक्त को तलब किया जाएगा कि धारा में 204, चाहे समन जारी किया जाए या गिरफ्तारी का वारंट। तो लेकिन हमें अभी 204 पर नहीं आना है, हमें कहाँ रहना है इतना। तो पहले परिवाद देखा जाए भाई। परिवाद आपका सामान्यतः समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपका जो यूपीजे में बना था कि परिवाद किया जा सकता है संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय अपराध की दोनों में, तो अपराध शब्द लिखा है तो क्या मारेंगे, दोनों। सामान्यतः परिवाद में अपराधी का नाम देना आवश्यक है कि अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है, अपराध का, अपराधी का नाम देना आवश्यक नहीं। परिवाद में बताइए, बताया गया था अंतर, कार्यवाही की मांग की जाती है कि नहीं की जाती है। परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए न्यायालय का विवेक है कि बाध्य न्यायालय, बाध्य है। क्या पुलिस परिवाद कर सकते हैं कि नहीं, सामान्यतः नहीं। पुलिस परिवाद करती है कि नहीं, सामान्यतः नहीं। लेकिन इसका अपवाद है और एक तो धारा बताएंगे 195 सीआरपीसी बताया जाएगा कि अगर पुलिस के आदेशों का किसी व्यक्ति ने क्या किया है, वायलेशन। और दूसरा आपका जो पढ़ा जाता है वहीं बिहार आपका पूछा भी गया, बिहार एपीओ में समस्यात्मक क्वेश्चन बनाकर पूछा है आपका धारा 2D के एक्सप्लेशन से। आप देख सकते हैं अभी सीआरपीसी की धारा 2D के स्पष्टीकरण से एक समस्यात्मक क्वेश्चन उठाकर बिहार में मेंस में पूछा गया। देखिए समस्या क्या बनाया है। एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध का अन्वेषण करता है और 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजता है, तो क्या ये पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी कि नहीं, ये पूछा गया था। तो आपका जवाब रहेगा कि सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 2D का स्पष्टीकरण ये बताता है कि अगर पुलिस ने किसी अपराध का अन्वेषण किया हो और पुलिस ने 173(2) में रिपोर्ट भेजी हो और वह रिपोर्ट असंज्ञेय अपराध से संबंधित हो, संज्ञेय नहीं, किससे, असंज्ञेय अपराध से, सतर्क रहिएगा, किस अपराध से, असंज्ञेय अपराध से संबंधित हो, तो ऐसी दशा में उस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर परिवाद माना जाएगा और जिस पुलिस अधिकारी ने यह पुलिस रिपोर्ट भेजी है उसे परिवादी माना जाएगा। तो फिर दिमाग बैठाइए, कब पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी, जब पुलिस रिपोर्ट किस अपराध से संबंधित है, भेजी गई है, संज्ञेय की असंज्ञेय, असंज्ञेय। तो पुलिस रिपोर्ट को क्या मान लिया जाएगा, परिवाद, और जिसने रिपोर्ट भेजी है क्या माना जाएगा, परिवादी, जिस पुलिस वाले ने। बस इतना ही 10 लाइन मेंस में लिखना है। कई लोग इसी क्वेश्चन को दसों लोग फोन करके पूछ चुके हैं, जबकि ये तो बात स्पष्ट रूप से धारा किसमें बताई गई है, 2D। अब सामान्यतः समाज का कोई भी व्यक्ति परिवाद कर सकता है, लेकिन लग गया तो समस्या आ गई। यदि मामला सीआरपीसी की धारा 195 से लेकर 199 तक में आ जाता है तो सभी व्यक्ति परिवाद नहीं कर सकते, कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही परिवाद कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस के आदेश को न मानना, तो परिवाद कौन कर सकती है, केवल पुलिस। न्यायालय में मिथ्या